कल की जो हमारी असाइनमेंट है, जो आज हमें करनी है, जो मैंने कल आपको दी थी, वो मेनली रिजेक्शन ऑफ प्लेन पे है। प्लेन क्वेश्चंस हैं और क्लियर क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे इनमें जो लॉजिक आएगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ द प्लेंट इज रिजेक्टेड? 7 or 11. Whether rejection of plaint amounts to a decree? Rejection of plaint amounts to decree? Yes. Under which provision? Section 2 subsection 2. वहाँ लिखा हुआ है कि जो डिक्रीज ऑर्डर्स हैं उसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बी है, that is also included is a decree and it is order passed under order 7 or 11. तीसरा क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ द डिक्री ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज चैलेंज्ड? 96 में हम इसको चैलेंज करते हैं। अच्छा, वेदर एंटायर ऑर्डर पास्ड ऑन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 711 CPC अमाउंट्स टू अ डिक्री? जो भी ऑर्डर पास हुआ, टोटल ऑर्डर जो पास करती है कोर्ट, वेदर इट अमाउंट्स टू डिक्री? देखिए ना, कोर्ट के पास आपने एक एप्लीकेशन डाली, यू फाइल्ड एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट अंडर ऑर्डर 711 CPC। जब कोर्ट के अंदर आपने एप्लीकेशन डाली तो कोर्ट के पास दो ऑप्शंस हैं ना, आया वो आपकी अलो करे या डिसअलो करे। अगर उसने अलो कर दी आपकी एप्लीकेशन तो प्लेंट रिजेक्ट करेगी। अगर आपने आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी तो मीन्स आपका जो प्रेयर रिजेक्शन का है वो कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि इंटायर ऑर्डर जो भी कोर्ट पास करती है ऑन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 711 CPC अमाउंट्स टू डिक्री? इसका आंसर जो है वो ये है कि दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर अंडर विच प्लेंट इज रिजेक्टेड अमाउंट्स टू डिक्री and that portion of order under which court refuse to reject the plaint amounts to order. एक डिक्री होगा, एक ऑर्डर होगा। एक उसके अंदर कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन पे प्लेंट रिजेक्ट की, दैट इज डिक्री। और कोर्ट ने आपकी रिफ्यूज़ की कि भाई प्लेंट रिजेक्ट नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन डिसमिस है, वो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है दैट वुड बी टेकन एज एन ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज रेमेडी अगेंस्ट दैट ऑर्डर बाय विच एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 711 CPC इज डिसमिस्ड? रेमेडी क्या है? व्हाट इज रेमेडी अगेंस्ट दैट ऑर्डर बाय विच एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 711 CPC इज डिसमिस्ड? रिवीजन। तो ये चीज़ हो गई क्लियर कि इसका ऑर्डर के दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन जिसमें प्लेंट रिजेक्ट की जाए, दैट इज़ अपीलेबल अंडर सेक्शन 96, और जिसके अंदर प्लेंट की रिजेक्शन रिफ्यूज़ की जाए और एप्लीकेशन 711 की डिसमिस की जाए तो उसके लिए कोई भी प्रोविजन अपील का नहीं है। जहाँ कोई भी प्रोविजन अपील का नहीं है वहाँ एज अ लास्ट रिसॉर्ट एंड स्टॉप गैप अरेंजमेंट हम रिवीजन करते हैं। उस रिवीजन का प्रोविजन है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे वो है 115 सब सेक्शन 2, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में करेंगे उसका प्रोविजन है 115 सब सेक्शन 1। ठीक है ना। छठा क्वेश्चन है, आफ्टर रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ द सेम प्लेंट इज रीफाइल्ड? सेम प्लेंट इज फाइल्ड अंडर ऑर्डर 7 रूल 13। आगे हम चलते हैं, उसके अंदर है वेदर द सेम प्लेंट इज फाइल्ड ऑन द सेम cause of action and maintainability. This is very, very important.
क्या सेम प्लेंट इज फाइल्ड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन एंड मेंटेनेबिलिटी। अच्छा, एक प्लेंट तो आपकी रिजेक्ट हो गई, कोर्ट ने कहा कि भाई यू हैव नो काज ऑफ एक्शन, योर प्लेंट इज रिजेक्टेड। लॉ ने 7 रूल 13 के तहत जो अभी हमारा अगला क्वेश्चन था उसके अंदर आपने कहा कि सेम प्लेंट कैन बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट इफ इट इज रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 711 CPC, रीफाइलिंग ऑफ द सेम प्लेंट बिफोर द कोर्ट। फिर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि सेम प्लेंट इज फाइल्ड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन एंड मेंटेनेबिलिटी, उसका मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूँ। कोर्ट कहती है भाई आपको काज ऑफ एक्शन नहीं है, ऑन पर्टिकुलर डेट जिस पे आपने कहा काज ऑफ एक्शन है वो आपको उस तारीख पे काज ऑफ एक्शन नहीं है और कोर्ट ने प्लेंट रिजेक्ट की, तो आप जब रीफाइलिंग करेंगे तो डेट तो वही स्पेसिफाई करेंगे ना जिस पे कोर्ट ने प्लेंट रिजेक्ट की। तो क्या उसी डेट पे जिस पे आपकी प्लेंट रिजेक्ट हुई उसी डेट पे आप दूसरी प्लेंट मेंटेन करेंगे उसी काज ऑफ एक्शन से, या उसके अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे? 7 रूल 13 पढ़ते हैं, उससे हमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि प्रोविजन जो है वो क्लियरली हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि क्या करना चाहिए। वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट, द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स on any of the grounds hereinbefore mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। इसका मकसद क्या हुआ प्रोविजन का कि सेम काज ऑफ एक्शन पे दूसरी प्लेंट मेंटेन कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिवली कोर्ट ने आपको उस काज ऑफ एक्शन पे आपकी प्लेंट रिजेक्ट की। तो आंसर इज वेरी मच क्लियर। आपने सूट को प्रॉपरली वैल्यू नहीं किया, आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो गई, फिर बाद में आपने प्रॉपर वैल्यू किया तो काज ऑफ एक्शन तो आप वही रखेंगे ना, तो सेम काज ऑफ एक्शन होगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 है 8 है वेदर अपीलेट कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट। देखिए जरा गौर से क्वेश्चन के थर्स को समझना एफिशिएंटली। पहला हमारा क्वेश्चन ये है तो क्या अपीलेट कोर्ट प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है? देखना, अभी एक बंदा है उसकी प्लेंट रिजेक्ट नहीं हो रही, उसने रिवीजन दाखिल कर दी कि इसकी प्लेंट रिजेक्ट करो, अपील तो नहीं करेगा ना, तो अपीलेट कोर्ट के पास कब जाएगा? जब प्लेंट रिजेक्ट हो गई तो उसके खिलाफ अपीलेट कोर्ट में गया तो इस रिजेक्शन को सेट असाइड करो, तो फिर अपीलेट कोर्ट कैसे रिजेक्ट करेगी? तो अपीलेट कोर्ट की वो स्टेज कब आएगी? जब उसके पास रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए केस जाएगा। मेरे क्वेश्चन के थर्स को समझें। मेरा मकसद है कि जब 2 पार्ट्स आर्डर के होते हैं, एक पार्ट के अंदर प्लेंट रिजेक्ट होती है तो उसको आप चैलेंज करते हैं 96 में, अपील करते हैं कि इस रिजेक्शन को सेट असाइड करो। और दूसरा पार्ट इसका ये है कि आपकी एप्लीकेशन 711 की रिजेक्शन के लिए कोर्ट डिसमिस करती है तो आप डिसमिसल ऑर्डर रिवीजन कोर्ट के पास ले जाते हैं कि इस प्लेंट को रिजेक्ट करो। तो अपीलेट कोर्ट में तो आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए जाते नहीं है, तो फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कैसे करेगी? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अपीलेट कोर्ट की वो कौन सी स्टेज है जिस पे ये प्लेंट रिजेक्ट करती है? जब कोई रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट या उसके लिए तो कोई चैलेंज नहीं करता कि प्लेंट रिजेक्ट कर दो, ऑन द कॉन्ट्री 96 में अपील की जाती है तो रिजेक्शन को सेट असाइड करो। देखिए सूट डिसमिस हो गया, सूट डिक्री हो गया। डिसमिसल या डिक्री के अंदर ग्राउंड्स होते हैं लीगल भी फैक्चुअल भी। कोर्ट ने लीगल और फैक्चुअल दोनों डिसाइड करने के बाद सूट डिसमिस कर दिया या सूट डिक्री कर दिया बाय वे ऑफ एविडेंस। बाय वे ऑफ एविडेंस सूट डिक्री हो गया, बाय वे ऑफ एविडेंस सूट डिसमिस हो गया। ठीक है ना। एक अग्रीड पार्टी चली गई अपील में 96 में, अपीलेट कोर्ट ने जब जजमेंट पढ़ी, इश्यूज पढ़े, तो जब लीगल इश्यूज पढ़े या अपनी तरफ से उसने देखा कि भाई इसके अंदर ये वो प्लेंट है जो किसी भी सूरत में मेंटेनेबल है नहीं, लिहाजा अगर इसके सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए
टू निप इन द बड, और ये जो भी इसके अंदर फाइंडिंग है जिसके अंदर कुछ राइट पार्टी का एक्यूरी हुआ है, इसको बरी करने के लिए एट दिस स्टेज इट इज अप्रोप्रिएट रिजेक्ट द प्लेट। तो विदाउट एनी एप्लीकेशन, इवन विथ एप्लीकेशन, पार्टी कह सकती है ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स, वकील खड़े होते हैं, सर trial court has dismissed the suit or trial court has decreed the suit, but at the very inception from the perusal of the record and relevant issues, it transpires that the very suit is not maintainable on this or that ground, sir. Actually, in fact, the plaint ought to have been rejected instead of decreeing the suit or dismissal of the suit. तो कोर्ट ने कहा ठीक है कि ये कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है 107 सबसेक्शन 2 के अंदर, वही पावर अपीलेट कोर्ट भी एक्सरसाइज करेगी, वही पार्ट जो है जो ओरिजिनल कोर्ट एक्सरसाइज करती थी, तो उसके अंदर अपीलेट कोर्ट 711 की प्लेंट रिजेक्ट करेगी इन सर्कमस्टेंसेस में। लेकिन वो अपीलेट कोर्ट के पास ये अपील नहीं है कि इस प्लेंट को रिजेक्ट करो, क्योंकि वो रिजेक्ट करने के लिए नहीं जाएगा, वो इसको सेट असाइड करने के लिए जाएगा। तो इसीलिए अपीलेट कोर्ट को पावर है टू रिजेक्ट द प्लेंट, पावर्स आर कॉन्करेंट, नो डाउट। लेकिन जब उसकी 115 के अंदर देखें ना, दिस इज अनदर पॉइंट, जब रिवीजन कोर्ट के अंदर उसने कहा कि प्लेंट, मैंने नीचे कोर्ट के अंदर कहा था कि प्लेंट रिजेक्ट हो और उसने प्लेंट रिजेक्ट नहीं की, तो मैंने अभी रिवीजन किए लिहाजा प्लेंट रिजेक्ट करें। तो रिवीजन कोर्ट कहती है ठीक है, आपकी आर्ग्यूमेंट में सबस्टेंस है, हम प्लेंट रिजेक्ट करते हैं। तो क्या रिवीजन कोर्ट प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है? कि रिवीजन कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट अंडर ऑर्डर 711 CPC, नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब लॉ कहता है कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट अमाउंट्स टू डिक्री एंड देयर डिक्री इज चैलेंज्ड बिफोर द अपीलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 96 CPC, जब रिवीजन कोर्ट ने प्लेंट रिजेक्ट की 711 CPC में, तो उसकी नेक्स्ट रेमेडी क्या है? ये भी पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं, उसके बाद अपील नहीं होगी, ठीक है ना? ये आप ज़हन में रखना, कैसे नहीं होगी वो मैं आपको समझाता हूं। अभी मैं आगे कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। अच्छा, वेदर अपीलेट कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट, क्लियर हो गया। इफ येस, अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ? तो अपीलेट कोर्ट विल रिजेक्ट द प्लेंट अंडर व्हाट प्रोविजन? 711। इरिस्पेक्टिवली उसके पास अपील है 96 में, लेकिन उसने उसकी अपील प्लेंट जो रिजेक्ट की वो 711 में करेगा, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट अमाउंट्स टू डिक्री एंड दैट इज ओनली done under order 711 CPC, irrespectively appeal was filed under section 96. Question number 10 है, whether revisional court can reject the plaint? Answer is yes. Revisional court can reject the plaint. 11 है, which court can reject the plaint? Again question है, which court can reject the plaint? Every court can reject the plaint, from civil court to Supreme Court. Every court can reject the plaint. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, whether revisional court is not a court of law to reject the plaint? क्या रिविजनल कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है? आप रिविजनल कोर्ट में कौन से इश्यूज ले जाते हैं? क्या आप फैक्चुअल कंट्रोवर्सी ले जाते हैं या लीगल कंट्रोवर्सी ले जाते हैं? लीगल कंट्रोवर्सी। नेचुरली यू चैलेंज लीगल कंट्रोवर्सी बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो क्या ये जो ग्राउंड्स हैं प्लेंट के, जिसके अंदर काज ऑफ एक्शन है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट है, या वैल्यूएशन ऑफ द सूट है, या डिफेंस कोर्ट फी है, क्या ये सारे ग्राउंड्स जो हैं वो लीगल हैं या इनमें कोई फैक्चुअल भी है? मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। काज ऑफ एक्शन फैक्चुअल ग्राउंड है, लेकिन काज ऑफ एक्शन अगर फैक्चुअल ग्राउंड है तो फिर इसको लीगल ग्राउंड कैसे कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि एक बंदे ने दूसरे बंदे से 2 लाख रुपए लिए, वो 2 लाख रुपया उसको, यानी उसका अपना आपस में एक फ्रेंडशिप का एक रिलेशन था, आउट ऑफ दैट रिलेशन उसने उसको बारो किया, उसने उससे पैसे लिए।
2 साल में उसको वापस करने थे, नहीं किए। 3 साल में वापस करने थे, नहीं किए। आखिर उस दोस्त ने मजबूर होकर केस दाखिल कर दिया और कहा कि मुझे काज ऑफ एक्शन तब हुआ जब मेरे दोस्त ने मुझे पैसे नहीं दिए। यही होगा ना। तो इसमें लीगलिटी की कौन सी बात है भाई? इसमें लीगलिटी की तो बात ही नहीं है ना। किसी ने लॉ ने कहा कि उसको भाई 2 लाख रुपया दे दो, उसने जो बारो किया या उसको पैसे दिए, अमाउंट दिया, को लॉ के अंदर दिया क्या? लॉ के अंदर तो था नहीं, लेकिन उस काज ऑफ एक्शन को हम लीगल ग्राउंड कैसे ट्रीट करते हैं? तो सिमिलरली यहाँ ये क्वेश्चन आता है, वेदर रीजनल कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ टू रिजेक्ट द प्लेंट, क्योंकि ऐसी सूरताल भी हुई है जिसके अंदर रीजनल कोर्ट प्लेंट रिजेक्ट नहीं भी करती है और ऑन द कॉन्ट्ररी उसके अंदर वो केस रिमांड करती है कि भाई ट्रायल कोर्ट इस पॉइंट को खुद देखे और खुद डिसाइड करे कि रिजेक्शन में आता है या नहीं आता है। अगेन देयर इज अ कंट्रोवर्सी, दैट इज मार्क्ड कंट्रोवर्सी कि रीजनल कोर्ट के पास क्या खुद अपने पास रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का पावर नहीं है क्या? ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, when plaint is rejected with filing of second plaint on the same cause, doesn't it constitute res judicata? ठीक है ना, कि एक प्लेंट के अंदर वही ग्राउंड्स आ गए, वही चीज़ें आ गई, आपने वही चीज़ें रिपीट की, उसके अंदर वही चीज़ें आ गई, क्यों? ये रेस जुडिकाटा क्यों आया? अभी इस क्वेश्चन के बैकग्राउंड में, इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में मैं अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ, दैट इज़ आल्सो रिलेवेंट। प्लेंटिफ ने केस दाखिल कर दिया, प्लेंट दाखिल कर दी, डिफेंडेंट ने उसके ऊपर रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर दी, इश्यूज़ भी फ्रेम हो गए, प्लेंटिफ की एविडेंस भी आ गई। डिफेंडेंट की एविडेंस के दौरान उसने कहा नहीं ये तो सूट प्लेंटिफ की जो वर्शन है जो आया है उसके अंदर तो सूट मेंटेनेबल ही नहीं है। कोर्ट ने कहा वाक्य मेंटेनेबल नहीं है और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द डिफरेंट एविडेंस कोर्ट ने प्लेंट रिजेक्ट कर दी 711 में। अंडर आर्डर 713 में प्लेंटिफ ने क्या किया कि वही प्लेंट आकर दोबारा रिपीट कर दी, क्योंकि रीफाइलिंग ऑफ द प्लेंट इज प्रोवाइडेड अंडर द लॉ, सेम काज ऑफ एक्शन पे उसने दाखिल कर दी। तो तभी यहां लिखा गया है कि एविडेंस वाज रिकॉर्डेड वेदर सेकंड प्लेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेस जुडिकाटा दो इट इज फाइल्ड एज अ स्टैट्यूटरी लॉ as provided under Order 713 CPC। देखो, क्योंकि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट जो होती है वो तो किसी भी स्टेज पे होगी। इसका मकसद ये तो नहीं है कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट शैल बी एट द वेरी आउटसेट व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड, इट कैन बी एट द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, लेकिन लॉ कहता है बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट दिस ऑर्डर कैन बी पास्ड। अगर बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट दिस ऑर्डर कैन बी पास्ड तो इसका मकसद क्या हुआ कि एट एनी स्टेज प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। लेकिन अगर वो एविडेंस रिकॉर्ड हो गई तो उस एविडेंस का क्या फ़ायदा होगा, क्या फेट होगा? अल्टीमेट एंड कॉन्सिक्वेंट प्रोसीडिंग जो 711 की के बाद चलेंगी विथ फाइलिंग ऑफ फ्रेश प्लेंट। ठीक है ना, वो चीज़ भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आगे क्वेश्चन है कि विल estoppel apply on second plaint to state the same thing as urged in the earlier suit। देखिए यहाँ estoppel भी आ गया, रेस जुडिकाटा भी आया, estoppel भी आ गया। estoppel में ये है कि भाई अगर उसने लिखा है कि भाई मुझे काज ऑफ एक्शन जो था वो इस तारीख पे हुआ था, या उसके अंदर में जो फैक्ट्स थे वो दूसरे थे और नए प्लेंट के अंदर वो नए फैक्ट्स ले आता है, और जब नए प्लेंट के अंदर नए फैक्ट्स ले आता है तो क्या उसके ऊपर estoppel अप्लाई नहीं करेगा? व्हाट इज estoppel? estoppel का मकसद तो ये है कि अगर किसी ने बाय हिज एक्ट, omission, declaration or anything has made another person believed on that assumption, then law says that he cannot go back from that previous commitment, whatever may be, either it is positive or negative,
इट इज स्टॉपल विल कम इन हिज वे। तो इसके अंदर अगर वो नए सूट के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो क्या उसके अंदर स्टॉपल उसके वे में नहीं आएगा? इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये मेरी बुक में है, ये यहाँ जो बुक पड़ा है ना मेरे पास, ये उसके अंदर है सारी चीज़ें, और किस तरह से आपको देखनी है पढ़नी है वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी ऑलमोस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन आगे नीचे कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हेन देयर आर टू सूट्स इन द फील्ड ऑन द सेम सब्जेक्ट एंड काज ऑफ एक्शन, कैन प्लेंट इन वन सूट बी रिजेक्टेड टू प्रोसीड अनदर सूट? दो सूट्स हैं, दोनों सूट्स पेंडिंग है बिफोर द सेम कोर्ट, एक कोर्ट के अंदर सेमुलेन आ जाती है और उस सब्जेक्ट मैटर पे एक प्लेंट है और कोर्ट प्लेंट जो है वो रिजेक्ट करती है, क्या दूसरा सूट चलेगा? दो चीज़ें हैं ना, नंबर 1 कि आया वो कोर्ट एप्लीकेशन डिसमिस करे कि भाई जब के दो सूट्स हैं और कंसोलिडेशन के बाद हम कंसोलिडेट इश्यूज फ्रेम करेंगे और कंट्रोवर्सी शैल बी डिसाइडेड बाय वे ऑफ मेरिट बाय फ्रेमिंग एप्रोप्रिएट इश्यूज relevant issues in the light of controversy as projected in both suits. Number 2 कि कोर्ट कहे ठीक है, when this application has come forward before the court and when plaintiff is rejected, other side is at liberty to seek resort of the same nature. If another suit is not maintainable by any inception of law, then same fate will be there. यही हो सकता है ना। तो इसका मकसद ये हुआ कि एवरी केस हैज़ इट्स ओन मेरिट। If earlier suit has close nexus with that of the previous suit, then rejection of the plaintiff does not say that if it is rejected in one suit, the same fate will be in the second suit. This plea is mainly urged under the doctrine of res judicata, नॉट इन अंडर 711 CPC। 711 CPC थोड़ी कहता है कि भाई अगर दो सूट हों तो एक सूट अगर प्लेंट रिजेक्ट होगी तो दूसरी भी होगी। 711 तो सिर्फ ये प्रिस्क्राइब करता है कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट कैसे होती है। तो इसका अंदर जो जवाब है दैट इज़ वेरी मच क्लियर, एवरी सूट हैज़ इट्स ओन मेरिट। इफ़ वन प्लेंट इज रिजेक्टेड इन वन सूट, इट विल नॉट अफेक्ट द सेकंड सूट विद द सेम फेट, एज एवरी केस हैज़ इट्स ओन मेरिट। तो आज का हमारा लेक्चर का टाइम तो ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक जो है वो मैं आपको असाइनमेंट जो है वो आपको सेंड करूँगा ग्रुप के अंदर।